Hello everyone. Now in this video we are going to learn कि बेटा जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब ये कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है और डिवेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी क्यों इशू किया जा रहा है, दैट वी विल डिस्कस। अच्छा देखिए बेटा, अब एक जनरल सी चीज़ है, यू अप्रोच अ बैंक। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको लोन की ज़रूरत है, उसके लिए आप बैंक को अप्रोच किया। बैंक ने कहा ठीक है, आई विल गिव यू अ लोन, लेकिन अब गिरवी क्या रखोगे? आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा ना, गिरवी क्या रखोगे, चार्ज क्या दोगे, किस चीज़ के अगेंस्ट आपको ये लोन दें हम। तो उसमें क्या है, इसको बोलते हैं मॉर्गेज ऑफ एसेट। ठीक है, क्या मॉर्गेज करोगे, किस चीज़ को गिरवी रखोगे, किस चीज़ को मॉर्गेज करोगे, तो वो होता है मॉर्गेज करवाना। ठीक है, सिक्योरिटी। जब हम अब जैसे कंपनीज, हम तो कंपनीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनीज लोन ले रही हैं। company loan taken are secured by mortgage of asset purchased is known as a primary or principal security। लोन लिया, उस लोन को सिक्योर किया। कैसे सिक्योर किया? एसेट को मॉर्गेज करके, एसेट को गिरवी रख के। ठीक है, और उस एसेट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, बुल लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी ने एक मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपीज़ की और एक लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मशीन खरीदी 10 लाख रुपीज़ की और लोन लिया मशीन खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और इस मशीन को मॉर्गेज करवा दिया बैंक के लिए, मतलब प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब लाइक एज अ गिरवी कर दिया। जो मशीन खरीदने के लिए लोन लिया उसी को मॉर्गेज कर दिया, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इस प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा अगर कोई और सिक्योरिटी भी दी जाती है, उसे बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी एक ही है, तो हम इस प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कोई और सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द अबव एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं हम। बुल लिमिटेड ने वो जो मशीन खरीदी थी 10 लाख की और लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब क्या है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बता रही हूँ कि बुल लिमिटेड ने जो अपनी एसेट, जो मशीन को मॉर्गेज किया, उसके अलावा उसने कंपनी ने, बुल लिमिटेड ने 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ये एक्स्ट्रा डिवेंचर्स दे दिए। डिवेंचर्स इशू नहीं किए, सिर्फ डिवेंचर्स दे दिए, एक्स्ट्रा डिवेंचर्स। उसने लोन लिया था 10 लाख का और जो मशीन खरीदने के लिए लिया था उसी मशीन को गिरवी भी रख दिया। प्राइमरी सिक्योरिटी थी वो मशीन, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्या दी थी उसने? अपनी कंपनी के डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स, और एक डिवेंचर की वैल्यू ₹100 टू फर्दर सिक्योर द लोन को और सिक्योरिटी देने के लिए। ठीक है, अब जो डिवेंचर्स हमने एक्स्ट्रा इशू किए इसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर इशू टू फर्दर सिक्योर, और सिक्योरिटी देने के लिए जो डिवेंचर इशू किए गए उसको बोलेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी इज रियलाइज्ड बाय द लेंडर ओनली इफ द ड्यू अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय रियलाइजिंग द प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी। बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुल लिमिटेड ने लोन लिया। किससे लोन लिया? SBI से। SBI से लोन लिया। किस लिए लोन लिया था? क्योंकि मशीन खरीद रही थी। अब उसके लिए जो मशीन खरीदनी थी उसी मशीन को हमने क्या दे दिया था? मॉर्गेज, गिरवी रख दिया था। समझ लीजिए 5 साल का लोन लिया। 5 साल बाद अब बुल लिमिटेड ने पैसा वापस नहीं किया। 5 साल बाद बुल लिमिटेड ने पैसा वापस नहीं किया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कि वो जो बुल लिमिटेड ने पैसा वापस नहीं किया, तो जो SBI बैंक क्या करेगा? SBI बैंक करेगा उस मशीन को बेच देगा, मशीन को बेचेगा और पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगा। समझ लीजिए मशीन को बेचने पर सिर्फ 9 लाख रुपीज़ रिकवर हुए। उसने 10 लाख रुपीज़ रिकवर करने थे और इंटरेस्ट, समझ 10 लाख रुपीज़ रिकवर करने थे, 1 लाख का इंटरेस्ट, टोटल 11 लाख रिकवर करने थे। और मशीन को बेचने पर सिर्फ 9 लाख रिकवर हुए, 2 लाख अभी भी रिकवर नहीं हुए। जो 2 लाख रिकवर नहीं हुए, इसको रिकवर करने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा, बुल लिमिटेड ने जो एक्स्ट्रा डिवेंचर्स दे रखे थे, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी थी, उसको यूज़ किया जाएगा, उससे यूज़ किया जाएगा। ठीक है,
तो कोलेट्रल सिक्योरिटी सिर्फ तभी रियलाइज़ की जाती है, तभी यूज़ की जाती है, तभी रियलाइज़ की जाती है लैंडर, तभी उसको, लैंडर कौन है जिसने लोन दिया, वो तभी रियलाइज़ करता है कोलेट्रल सिक्योरिटी को जब ड्यू अमाउंट और उसमें इंटरेस्ट रिकवर नहीं हो पाया प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी से। ड्यू अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी से। अगर लोन हमने रीपे कर दिया, अगर बुल लिमिटेड ने एसबीआई को लोन का पैसा टाइम से वापस कर दिया, तो डिबेंचर्स जो दिए थे हमने एसबीआई को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, एसबीआई वो डिबेंचर्स रिटर्न कर देगा कंपनी को, क्योंकि डिबेंचर्स यूज़ ही नहीं हुए। एंड द डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द लोन इज़ बीइंग रीपेड अलॉन्ग विद द ड्यू इंटरेस्ट। उस डिबेंचर्स पे कोई राइट नहीं होगा जब तक एज कंपनी, जब तक बैंक उस डिबेंचर्स को एक्सरसाइज कर उसको एक्टिव नहीं कर देती। ठीक है, अपना राइट उस पर एक्सरसाइज करके उसको एक्टिव नहीं कर देती। अगर उसने पैसा वापस कर दिया तो डेफिनेटली वो डिबेंचर्स जो दिए थे उसको एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी उसे वापस कर दिए जाएंगे। तो इस चैप्टर की इस वाले इस टॉपिक की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये टॉपिक पेपर में आएगा ही आएगा। डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी बुक्स में दो तरीके से डील किया जाता है, कैन बी डेल्ट इन 2 वेज। दो तरीके से डील किया जाता है। पहला तरीका है जब जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती, दूसरा तरीका है जब जर्नल एंट्री पास की जाती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी के टॉपिक को दो तरीके से डील किया जाता है। पहले तरीके में जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती, दूसरे मेथड में जर्नल एंट्री पास की जाती है। जब जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती उस टाइम पर हम देखिए क्या करते हैं। यहाँ देखिए, पहले अगर हम कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने लोन लिया इसलिए दे रहे हैं। और लोन कैसा हो सकता है? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है उसको हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिखते हैं और जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखते हैं, आपको पता ही है। तो देखिए, पहला, अगर हम कोलेट्रल सिक्योरिटी दे रहे हैं, अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन के लिए, जो बैंक से लोन ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं और अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म लोन के लिए, तब हम उसको बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे? पेपर में बैलेंस शीट ही आएगी। ये एक्सट्रैक्ट, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। आप क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखेंगे। ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के नीचे आप नॉन करंट लायबिलिटीज़ लिख देंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के नीचे क्या लिख देंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज़, और उसके नीचे लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के आगे नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 फिर नोट्स टू अकाउंट्स आएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 डालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखेंगे और अब बताएंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने 5 लाख का लोन लिया। ठीक है जी, हमने तो 5 लाख का लोन लिया बैंक से। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में है क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर 1 में है क्या? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में है क्या? जो बैंक से टर्म लोन लिया वो है 5 लाख, डबल लाइन ऊपर 5 लाख लिख दिया या 5 लाख लिख दिया। अब जो हमने डिबेंचर्स दिए थे इस लोन को लेते हुए सिक्योरिटी के लिए, उसे हम नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि इस जो लोन हमने लिया है इस लोन को सिक्योर किया है। लैंग्वेज यही लिखनी है आपने। जो ऊपर ये लोन लिया है ब्रैकेट में, जैसे ब्रैकेट में नरेशन लिखते थे ना, तो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ब्रैकेट में कि हमने जो लोन लिया है इस लोन को सिक्योर किया है बाय इशू ऑफ 6,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इसे हमने बेटा सिक्योर किया है। जो हमने लोन लिया है इस लोन को हमने सिक्योर किया है। जो बैंक से लोन लिया है 5 लाख का, इस लोन को सिक्योर किया है 6,000 डिबेंचर्स देकर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। 6,000 डिबेंचर जो कि 9% डिबेंचर्स थे, 100 पीस का एक डिबेंचर था एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर हम अपने डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी दे रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म लोन के लिए, तो उसको लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। हम अपने डिबेंचर्स दे रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म लोन, तो देखिए कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, फिर लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स,
करंट लायबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 1। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर 1 यहाँ पे डाल दिया, नोट्स टू अकाउंट नोट नंबर 1 शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में है क्या, हमने बैंक से लोन लिया, लोन फ्रॉम बैंक, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए था। उसके नीचे हमने ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दिया कि इस लोन को हमने सिक्योर किया है 6000 डिबेंचर्स देकर। 9% डिबेंचर्स थे जो कि 100 रुपये का एक डिबेंचर था एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इस लोन को हमने सिक्योर किया है, 6000 डिबेंचर्स देकर 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ का एक एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो हम जो अपने डिबेंचर्स देते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए भी दे सकते हैं और शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए दे सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड में हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी होती, तो सिर्फ बैलेंस शीट का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपने जो डिबेंचर्स दिए हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, बस उस लोन के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में उस लोन के नीचे ब्रैकेट में लिखने होते हैं बस। सेकंड मेथड है जब हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री क्या करते हैं, हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में हम कुछ भी, ना तो कोई एसेट मिल रही है ना ही कोई कैश मिल रहा है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ना तो हमें कोई एसेट्स मिल रही है ना ही हमें कैश मिल रहा है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इज इट क्लियर? ना तो हमें यहाँ पे कोई एसेट्स मिल रही है ना ही हमें यहाँ पे कैश मिल रहा है, या जर्नल एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए सेकंड मेथड में सेम उसी तरीके से हमने बैलेंस शीट में शो करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। बस हमने देखो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री की है ना, तो उसको देखिए किस तरीके से प्रेजेंट करना है। एक मिनट, लेट मी शो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए बेटा, यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री करी है ना, जब जर्नल एंट्री करी है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में हमें जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, सिंपल। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर्स दे रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग सेम वैसे फर्स्ट मेथड की तरह इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनेगा, बैलेंस शीट एज दैट रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा, उसके अंदर लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट नंबर 1 डाला। हमने बैंक से 5 लाख का लोन लिया था, अब लिखा नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट्स टू अकाउंट्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर लिखा टर्म लोन फ्रॉम बैंक से लोन लिया 5 लाख का। यहाँ तो बिल्कुल सेम पिछले मेथड जैसा ही है, बस अब इसमें नीचे ब्रैकेट में लिखते थे वैसे ही लिखेंगे इसमें भी। 6000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है जी, 6 लाख, यहाँ 6 लाख लिखेंगे अंदर, फिर माइनस कर देंगे, माइनस डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख माइनस 6 लाख, बाहर 0 ही जाएगा। ठीक है जी। सेकेंड मैथड जब हम जर्नल एंट्री करते हैं उस टाइम पर हमने ब्रैकेट में नहीं लिखना, अब बस नीचे क्या लिखना है, 6000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी 6 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख, 6 माइनस 6 0, बाहर 6 चला गया और ऊपर 5 लाख ही आएगा। चलिए अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ, वो तो ऊपर एग्जाम्पल था। अब क्वेश्चन देखिए, हयात लिमिटेड ने लोन लिया 8 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किए। लोन लिया 8 लाख रुपीज़ का और इशू क्या किया, 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्या इशू किया, 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो अब दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन करना है, जब जनरल एंट्री पास नहीं कर रहे, जब जनरल एंट्री पास कर रहे हैं, जब जनरल एंट्री पास नहीं कर रहे और जब जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। अब जब जनरल एंट्री पास नहीं करें तो क्या करेंगे, सिंपल से एक बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे,
एक्सट्रैक्ट ऑफ हयात लिमिटेड। हमने लोन लिया कितना है, लोन लिया हमने 8 लाख का है, इसको सिक्योर कर रहे हैं 10,000 डिबेंचर्स इशू करके 100 का एक। तो देखिए अभी हमें ये नहीं दिया कि लोन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर नथिंग इज़ गिवन तो इट इज़ इम्प्लाइड दैट द लॉन्ग टर्म लोन इज़ टेकन। अगर हमें ये क्लियर नहीं है कि लोन हमारा शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या एज्यूम करेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या एज्यूम करेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन है। तो देखिए क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे नोट नंबर 1 डाल दिया। अब नोट्स टू अकाउंट्स में आए, नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखी। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अब एक्सप्लेन कर दिया लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमने क्या लिख दिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या लिख दिया, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 8 लाख। उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दिया कि इस 8 लाख के लोन को हमने सिक्योर किया है। ये 1 लाख का लोन लिया था, अब इसके नीचे हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि इस लोन को हमने सिक्योर किया था, सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000। इस 8 लाख के लोन को सिक्योर किया था 10,000 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ का एक देकर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे इशूड बाय सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये 10 लाख कहीं नहीं आएगा, ठीक है, बस 8 लाख ही आएगा और इस 8 लाख को ऊपर हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। नाउ आफ्टर दिस सेकंड मेथड क्या होता है, जब जर्नल एंट्री पास की जाती है तो सेकंड मेथड में हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री जब पास करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 9% डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है। 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 लाख, ठीक है जी। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख इशू करा एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप देखिए बैलेंस शीट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके नीचे लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नोट नंबर 1 8 लाख रुपीज़ का लोन। आगे नोट्स टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब हमने क्या करना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख। अब हमने नीचे क्या करना है, 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी 10 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख। 10 लाख में से 10 लाख माइनस किया, बाहर आ गया 0, ठीक है। 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी 10 लाख, 10,000 to 100 10 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख, 10 लाख में से 10 लाख माइनस किया 0। बस ये एक क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है, बस यही क्वेश्चन है, यही जो टॉपिक है, इसकी थ्योरी, इसका न्यूमेरिकल्स कुछ भी आ सकता है पेपर में। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है या क्वेश्चन में आ सकता है कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है जी। मैं इस वीडियो में बस यही वाला कोलेट्रल सिक्योरिटी करवाऊंगी और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।